हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 25 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ, और 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम पढ़ेंगे हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न, जो कि कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ महीने पुराने सीए होंगे। इसको सॉल्व करेंगे और इसी 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आप सबकी तैयारी कम समय में बेहतर हो सके। तो इतने प्रश्न को सॉल्व करने में हमको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और पूरी क्लास को फिनिश करने में हमको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 25 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रूस और चीन से संबंधित है। अभी जो है एक अभ्यास किया गया है जिसका नाम है उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास। यह अभ्यास पूछे किसके बीच में हुआ है? तो चीन और रूस के बीच में हुआ है। इसमें जो है चीन की नेवी और रूस की नेवी और चीन की एयरफोर्स और रूस का एयरफोर्स, इन दोनों ने आपस में अभ्यास किया है और इसी अभ्यास को जो है उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास कहा गया है। अब पूछे कि यह अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन जापान सागर और ओखोटस्क सागर में किया गया है। आप सभी को थोड़ा सा मैप से बता दें, ये वाला क्षेत्र हो जाता है रूस का और इसके बाद वाला जो क्षेत्र हो जाता है ये अलास्का हो जाता है, जिस पर अभी जो है किसका अधिकार है? तो यूएसए का अधिकार है। ठीक है, तो इसी के बीच में अगर पूछे कौन सी संधि स्थित है? तो बेरिंग जल संधि स्थित है। ये वाली कौन सी संधि स्थित है? तो बेरिंग जल संधि स्थित है। और इसी के पास जो है एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। क्या नाम है? कमचटका प्रायद्वीप। और पूछे कमचटका प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है? तो रूस का अधिकार है। इसी कमचटका प्रायद्वीप के पास जो है एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क सागर। तो ओखोटस्क सागर कहाँ पर स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप के पास स्थित है, जिस पर अधिकार किसका है? रूस का है। तो यहीं पर जो है उत्तर संयुक्त 2024 का अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ? जापान और ओखोटस्क सागर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। किसको हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और पूछे T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसमें अगर पूछे कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला था? तो जसप्रीत बुमराह को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो भारत में जो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, इसमें फ्रांस की सहायता ली जाएगी। और अगर पूछे कि युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कोच्चि में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिमा शेख को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वैश्विक जलवायु और क्षति कोष, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष, अगर पूछे इसकी स्थापना की घोषणा कब की जाती है? तो इसकी स्थापना की घोषणा करी जाती है COP 27 में। अगर पूछे COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर COP 27 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देश हैं उनमें जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई थी COP 27 में, जिसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का मुख्यालय है फिलीपींस में, जिसके पहले महानिदेशक पूछे किसे बनाया गया है? तो इब्राहिमा शेख को इसका पहला निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा बात
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मसूद पेजेशकियान ये कौन है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। ईरान के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, इसके बाद जो है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान बनाए जाते हैं। मिशेल बर्नियर कौन है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। अनुराग कुमारा कौन है? तो ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में एसबीआई के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासा सुलू शेट्टी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अस्ताना में प्रारंभ हुआ है। अस्ताना जो है यह कजाकिस्तान की राजधानी है। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो वह कजाकिस्तान है। लैंड लॉक्ड कंट्री या फिर इसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई देश है, इसके चारों तरफ ना कोई महासागर है ना कोई समुद्र है, तो इस देश को क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध देश। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता जी को सम्मानित किया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? तो श्वेत क्रांति 1.0 लॉन्च किया गया था वर्ष 1970 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत में अगर पूछे श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है वर्गीज कुरियन जी को। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने करी थी भारत में? तो वर्गीज कुरियन ने करा था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और श्वेत क्रांति को लाने का भारत में उद्देश्य क्या था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति भारत में वर्गीज कुरियन जी के द्वारा लाया गया था। पहली बार श्वेत क्रांति की शुरुआत कब करी जाती है? तो 1970 में किया जाता है। 26 नवंबर जो कि वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन होता है, तो इन्हीं की याद में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अभी जो है फिलहाल में श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कि ये कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री पूछे कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इन्होंने ही श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। 2.0 लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो जो महिला किसान हैं उनकी आय को बढ़ावा देना और रोजगार में इनका बढ़ावा हो सके, इसी के लिए जो है श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। वहीं अगर बात करें कि श्वेत क्रांति 1.0 अगर पूछे कब लॉन्च किया गया था, तो मैंने पहले बता दिया वर्ष 1970 में इसे लॉन्च किया गया था। ये वाला जरूर पॉइंट याद रखेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो महिला किसान हैं उनकी आय और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान अगर पूछे किस देश का है? तो अपने भारत का है। और भारत में पूछे पहला स्थान किस राज्य का है? तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है? तो मैंने बता दिया 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन जी की याद में। दूध में अगर पूछे कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने करी है? तो अपने भारत ने करी है। तो याद रखेंगे अभी इसी से संबंधित लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा। तो यूनेस्को विश्व धरोहर की 46वें क्रम की बैठक कहाँ पर हुई है? अपने भारत मंडपम में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो 10वां सदस्य बना है बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। इसकी राजधानी है मिन्स्क। और वहीं पूछे 9वां सदस्य देश कौन बना था संघाई सहयोग संगठन का? तो ईरान बना था। और संघाई सहयोग संगठन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में है। नाम यहाँ पे संघाई देखकर संघाई नहीं लगाएंगे, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। प्रश्न ध्यान से देखेंगे,
बहुत आसान है, याद हो जाएगा। आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम क्या रखा गया है, तो शाहिद 1T136 यानी 136B। शाहिद 136B क्या है, तो यह एक आत्मघाती ड्रोन है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम रखा गया है जिहाद, तो इन दोनों का अगर पूछे अनावरण यानी इन दोनों को लॉन्च किस देश ने किया है, तो ईरान ने भी लॉन्च किया है, याद रखेंगे। और ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। तो रामसर कन्वेंशन जो है पूछे किस देश में हुआ था, तो ईरान में हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और यह अगर पूछे किसके संरक्षण के लिए किया गया था, तो रामसर कन्वेंशन किया गया था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, यानी जो दलदली भूमि होती हैं उनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को किया गया था। वर्तमान में पूछे भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं यानी आर्द्र भूमि हैं, तो 85 हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है। दूसरे नंबर पर पूछे किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो पहला तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। ओमान की राजधानी का क्या नाम है, मस्कट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था, तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की समिति में जो है गठन में हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसकी जांच के लिए आयोग गठन किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार अगर पूछे किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। वहीं पूछे बागवानी का जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है नागालैंड को। बागवानी में नागालैंड और कृषि में किसे मिला है, महाराष्ट्र को, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पोलारिस डान मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है। अगर आप में से किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, एंजॉय करना है, पूरी ज़िंदगी मज़े करना है, तो आप सभी जो है पोलारिस डान मिशन के साथ जो है समझौता करके आप जो है स्पेस वॉक कर सकते हैं। आप सभी को स्पेस वॉक कौन सी कंपनी कराएगी, तो स्पेस एक्स कराएगी और इसके मालिक को पूछे कौन है, तो एलन मस्क इसके मालिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो फर्जी समाचार हैं उसकी पहचान करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है तथ्य जांच इकाई। तो इसी को जो है अभी खारिज किस हाई कोर्ट ने कर दिया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो तथ्य इकाई जांच, इसका निर्माण अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग का निर्माण किया गया था। और अगर पूछे कि किस मंत्रालय के अंतर्गत तथ्य जांच इकाई कार्य कर रही थी, मतलब किसके द्वारा यह लागू किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार मंत्रालय के द्वारा इस संगठन की या कह सकते हैं इस जो है जांच इकाई की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक और जांच संचार मंत्रालय अगर पूछे कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी इलेक्ट्रॉनिक और संचार मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसको जो ये कमेटी स्थापित की गई थी यानी तथ्य जांच इकाई स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो सोशल मीडिया पर चल रहे तथ्यों की पहचान करना, यानी कि जो सोशल मीडिया पर सही है, गलत है या फिर कोई अपना विचार रखता है, तो इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने तथ्य जांच इकाई की स्थापना करी थी। और इस इकाई को जो है अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस इकाई को खारिज कर दिया है, याद रखेंगे। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है उनके अभिव्यक्ति के आधार पर आप सभी उनका जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करते हैं या समाचार फैलाते हैं, वो इस तरह का समाचार ना हो कि देशद्रोही हो या फिर देश के खिलाफ हो। और बाकी जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनके पास जो है अभिव्यक्ति का अधिकार होता है और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उनके पास भी कानून की समानता का अधिकार होता है। तो आप जो है ऐसे भी सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ जो है जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसने खारिज किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है, तो 25 है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट है। और अगर पूछे कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और वहीं पूछे सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे किसके तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है।
अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात अनुच्छेद 215 में कहा गया है। जबकि पूछे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात जो है अनुच्छेद 129 में कहा गया है। 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है जब अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार करके बैठे थे, तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है। पूछे किस एक्ट के तहत, तो 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में 3 नए हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है। तीनों हाई कोर्ट का नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर पूछे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1866 में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, तो सारे याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो पेरू में खोजे गए हैं। पेरू अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है, तो राजस्थान सरकार ने करी है। खारची पूजा महोत्सव का आरंभ अभी कहाँ हुआ है, तो त्रिपुरा में हुआ है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके खिलाफ जो है सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अनुसूचित जनजाति है, तो इसके सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अनुसूचित अगर जनजाति पूछेगा, क्या पूछेगा, जनजाति पूछेगा, तो अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा मामले कहाँ आए हैं, मध्य प्रदेश में। जबकि अनुसूचित जाति अगर पूछे कहाँ पे है, तो इसका मामला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक अधिनियम आया था 1989 में, किसके लिए, तो SC और ST पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके निवारण के लिए अधिनियम आया था 1989 में। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है 2024 में, जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के आधार पे सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि आपराधिक मामले किस राज्य में जो है दर्ज किए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति पर सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। पूरे देश का 24% अनुसूचित जाति मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। दूसरे नंबर पर राजस्थान का है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का है। किसमें, तो याद रखेंगे अनुसूचित जाति में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। जबकि वहीं बात करें कि अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। और जो ये रिपोर्ट अभी जारी करी गई है 2024 में अधिनियम 1989 के तहत SC और ST के लिए, इसमें यह बताया गया है कि 2024 में सबसे ज़्यादा जो जनजाति के ऊपर आरोप लगाया गया है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आधिकारिक जो है आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं मध्य प्रदेश में। और वहीं जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इसमें बताया गया है कि जो ये मामला दर्ज किया गया है, इसमें 15% जो मामले दर्ज हुए हैं, झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पोर्ट लुइस में किया है। पोर्ट लुइस अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो यह मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना है, तो कोटे डी आइवर बना है। और ये पूछे किस महाद्वीप में स्थित देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है, तो 7वें क्रम की जो है आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें बताया गया है बेरोजगारी दर कितनी है, तो 3.2% है। कितना, 3.2%। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सर्वाधिक बाल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट यह 7वें क्रम की जारी करी गई है। किस वर्ष के लिए, तो 2023 से 24 के लिए जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो NSSO के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और पूछे कि जो श्रम बल है, श्रम बल यानी कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो आयु निर्धारित किया गया है संविधान के अनुसार, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको श्रम बल में शामिल किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि 2023 से 24 के बीच जो है बेरोजगारी दर कितनी है, तो
2% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यही जो है रिपोर्ट जो है 2000 अगर पूछे कि 22-23 में कितना था, तो 22-23 में भी बेरोजगारी दर 3.2% ही रहा है। जो ये श्रम बल भागीदारी दर है, अगर इसमें पूछे कि पूरे भारत में कितना बेरोजगारी दर है, तो 60% है। यानी कि 100 में से 60 लोगों को जो है इसमें 100 में से 60 लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि 40 लोग जो है क्या है, बेरोजगार हैं। तो याद रखेंगे श्रम बल भागीदारी दर कितना है, तो 60% है, जिसमें 78.8% जो है पुरुष शामिल है रोजगार में, और महिला अगर पूछे तो 40.7% महिलाएं रोजगार में शामिल हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड यानी यूके है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2020 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, रिकोबर्टा बेंचो को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है मिथेनॉल के लिए जो है एक पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखा गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो CO2 इसे जो है CO2 से जो है मिथेनॉल पायलट प्लांट की स्थापना जो है कहाँ पर की जाएगी, तो पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा, जिससे जो है CO2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिकतर जो है क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसको कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा कहाँ पर, तो यह पुणे में लगाया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। और इस तरह का यह भारत का पहला प्लांट होगा। और पूछे कि यह जो है प्लांट जो है अगर पूछे किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाएगा, तो धर्मेश लिमिटेड कंपनी के द्वारा यह प्लांट लगाया जाएगा। वहीं बात करें कि इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है, जिससे जो भारत सरकार के द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है, तो सुप्रीता सीटी जी हैं। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। इनका खेल शूटिंग है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में पेरिस के गैब्रिन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है, तो शाहरुख खान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो 32वें क्रम के एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। यह अवार्ड जो है अगर पूछे किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो यह अवार्ड जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो है 32वें क्रम का दिया गया है। और कितने लोगों को, तो 3 लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया है प्रत्याशा रे को, तन्वी जी को और जयराम जी को। इन 3 लोगों को जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें प्रत्याशा रे का अगर पूछे संबंध किस खेल से है, तो ये तैराक हैं, और तन्वी जी ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जयराम जी ये धावक हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जो है एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा 32वें क्रम का दिया गया है। रिया सिंघा, ये कल के क्लास में हमने पढ़ा था। तो मिस इंडिया 2024 कौन चुनी गई हैं, रिया सिंघा चुनी गई है। ये कहाँ की हैं, ये गुजरात की हैं। प्रशांति राम, ये सिंगापुर का, इन्हें जो है सिंगापुर का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सिंगापुर का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो प्रशांति राम जी को मिला है। किरण राव, ये कौन है, तो ये जो है लापता लेडीज, जो अभी कल के प्रश्न में हमने पढ़ा था। तो किरण राव ये लापता लेडीज जो मूवी है इसके निर्देशक हैं। और यही मूवी जो है कहाँ चुनी गई, मतलब नॉमिनेट किया गया है, तो ऑस्कर के लिए यह मूवी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो 43वें क्रम का विश्व धरोहर सूची जो भारत में घोषित की गई है उसका नाम है मोइदम। मोइदम स्थान अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह असम में है। कहाँ है, असम में है, ये आपको याद रखना है। और यह स्थान पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो यह मोइदम स्थान संबंधित है
अहोम साम्राज्य से। किससे संबंधित है? तो अहोम साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। 10वां प्रश्न है आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन, हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बानाकह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च करी है? तो कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बानाकह और हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च करी है? तो यह लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मिजोरम सरकार के द्वारा जो है, याद रखेंगे जो ये हमारा प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो बानाकह और हैंड होल्डिंग नीति किसने लागू करी है? तो मिजोरम सरकार लागू किया है। मिजोरम सरकार ने अभी हाल ही में बानाकह या इसे हैंड होल्डिंग भी कहते हैं, यह लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक संगठित बाजार उपलब्ध कराना, इसी के लिए जो है बानाकह या हैंड होल्डिंग बाजार समिति लाई गई है। किसके द्वारा? तो मिजोरम सरकार के द्वारा लाया गया है। किसके लिए? तो उत्पादित जो मिजोरम सरकार के मतलब जो राज्य के अंदर जो भी सामान उत्पादित किए जाएंगे उसको बेचने के लिए एक संगठित बाजार उपलब्ध कराना, यह जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो बानाकह या हैंड होल्डिंग किसके द्वारा लाया गया है? तो मिजोरम सरकार के द्वारा लाया गया है। अगर वही बात करें मिजोरम की राजधानी का क्या नाम है? तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। इसमें ऑप्शन कहाँ पे है? तो मिजोरम इसकी राजधानी है। हम पूछे मिजोरम में फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? तो चापचारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम का डांस बहुत फेमस है जिसका नाम है चिरऊ डांस या इसे बांस डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, पेरिस 2024 ओलंपिक में शुभंकर कौन सा है? तो फ्रिज शुभंकर है। और यह फ्रिज जो है क्या है? एक प्रकार का विशेष टोपी है जो कि फ्रांस की क्रांति के समय इसको प्रयोग किया गया था और इसी को जो है अब की बार पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभंकर बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुमायूं का मकबरा में किया गया है और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस लिमिटेड को दी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किस राज्य से है? तो ये मुंबई की है यानी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जीके जीएस और इसी के साथ साथ हमने लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से स्टडी करें, तैयारी करें एग्जाम के लिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।